जय हिंद कैडेट्स। मैं सीनियर अंडर ऑफिसर विवेक कुमार स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोग के बीच फिर से एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। और मैंने इससे पहले भी एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में क्लास बता चुका हूं। आप लोग उसका भी क्लास देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही साथ अभी तक मैंने जितने भी क्लास कराए हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एनसीसी रैंक के बारे में पूरी जानकारी, एनसीसी फ्लैग के बारे में पूरी जानकारी, एम्स ऑफ एनसीसी, मोटो ऑफ एनसीसी, एनसीसी सॉन्ग की स्थापना, एनसीसी कैडेट के लिए शपथ और एनसीसी सॉन्ग के बारे में मैंने क्लास बताया है। मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप सभी कैडेट वहां से भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास आप सभी कैडेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्लास एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सभी कैडेट वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से सुने। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि जब भी मैं न्यू क्लास लाऊं आप लोग तक सबसे पहले पहुंच सके। तो सभी कैडेट ध्यान देंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आर्मर्ड फोर्सेज, ठीक है, आज जानेंगे। हम लोग का एनसीसी क्लास आज तीसरा चैप्टर है, ठीक है। इससे पहले मैंने एनसीसी का पार्ट 1 क्लास और पार्ट 2 क्लास दिया था। मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। ये पार्ट 3 का क्लास है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तो भारत के संविधान के अनुसार सुरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। सुरक्षा एक केंद्रीय विषय है। सुरक्षा सेनाओं के ढांचों का निर्माण, संचालन, संगठन व प्रशासन आदि केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार सुरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों में कितने प्रकार के वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं? ठीक है, तो वीरता पुरस्कार कितने दिए जाते हैं जानते हैं। परमवीर चक्र पीवीसी, महावीर चक्र एमबीसी, एमबीसी मतलब शॉर्ट फॉर्म है, महावीर चक्र, वीर चक्र बीआरसी, अशोक चक्र एसी, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ठीक है। तो भारत में कितने पुरस्कार दिया जाता है वीरता पुरस्कार? तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ठीक है। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है परमवीर चक्र प्राप्त करने वालों के नाम। तो पहला नाम क्या है? मेजर सोमनाथ शर्मा। दूसरा लांस नायक करम सिंह। तीसरा सेकेंड लेफ्टिनेंट आर राणे, राम राधा राणे, ठीक है। चौथा नायक जदुनाथ सिंह, ठीक है। पांचवा कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, ठीक है। तो ये सभी परमवीर चक्र विजेता है, ठीक है। तो मेजर सोमनाथ शर्मा, लांस नायक करम सिंह, सेकेंड लेफ्टिनेंट राम राधा राणे, लांस नायक जदुनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, ठीक है। आगे चलते हैं। गैर वीरता पुरस्कारों के नाम लिखिए, ठीक है। तो क्या होंगे? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ठीक है। ये गैर वीरता पुरस्कार के नाम है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित संक्षेपों के पूर्ण रूप को बताएं। यानी आपको शॉर्ट फॉर्म दिया जाएगा, उसका फुल फॉर्म आपको बताना है, ठीक है। तो कुछ इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए है, जानेंगे। आरवीसी, रिमाउंट एंड वेटनरी कोर, आरवीसी का फुल फॉर्म होता है। एएमसी, आर्मी मेडिकल कोर। एएससी, आर्मी सर्विस कोर। एओसी, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। डीएससी, डिफेंस सिक्योरिटी कोर। एईसी, आर्मी एजुकेशन कोर। एपीएस, आर्मी पोस्टल सर्विस। एमएफएस, मिलिट्री फॉर्म सर्विस। ईएमई, कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। सीएसडी, आर्मी कैंटीन सेवा। एंड जेज, जेएजी, जैग,
जज एडवोकेट जनरल ब्रांच, इनका ये फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एएमसी, ठीक है, एओसी और ईएमई और जज। ठीक है, तो ये सभी आप लोग ध्यान देंगे। आरबीसी रिमाउंट एंड वेटनरी कोर, एएमसी आर्मी मेडिकल कोर, एएससी आर्मी सर्विस कोर, एओसी आर्मी एडनेंस कोर, ठीक है, ऑर्डिनेंस कोर, डीएससी डिफेंस सिक्योरिटी कोर, एईसी आर्मी एजुकेशन कोर, एपीएस आर्मी पोस्टल सर्विस, एमएफएस मिलिट्री फॉर्म सर्विस, ईएमई कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, सीएसडी आर्मी कैंटीन सेवा, एंड जज जेएजी जज एडवोकेट जनरल ब्रांच। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। गैर तकनीकी लड़ाकू शाखाएं, ठीक है, लड़ाकू शाखाएं कितनी होती है? 3। इन्फेंट्री, आर्मर्ड कोर, आर्टिलरी। ठीक है, इन्फेंट्री में क्या होता है? यह यह थल सेना का महत्वपूर्ण भाग है। यह सेना शत्रु से पैदल ही लड़ाई करती है, इसलिए इसे पैदल सेना के नाम से भी जानते हैं। इन्फेंट्री को पैदल सेना के नाम जानते हैं। यह थल सेना का महत्वपूर्ण भाग है। यह सेना शत्रु से पैदल ही लड़ाई करती है। ठीक है, इसे पैदल सेना के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, आर्मर कोर, यह सेना कवच युक्त गाड़ियां, टैंक आदि में सवार होकर लड़ाई करती है। ठीक है, तो आर्मर कोर में क्या हो जाएगा? यह सेना कवच युक्त गाड़ियां, टैंक आदि में सवार होकर लड़ाई करती है। ठीक है, आर्टिलरी, यह सेना तोपों, रॉकेट, मोटर, ठीक है, आदि हथियार द्वारा शत्रु पर बम वर्षा करके सेनाओं की सहायता करती है। ठीक है, आर्टिलरी काम होता है तोप, रॉकेट, मोटर आदि हथियारों द्वारा शत्रु पर बम वर्षा करके सेना की सहायता करती है। ठीक है, तो आपको पता चल गया लड़ाकू शाखाएं, इन्फेंट्री, आर्मर कोर और आर्टिलरी। ठीक है, आगे चलते हैं। थल सेना में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, थल सेना में कितने कमान है, नाम बताए। तो थल सेना में 7 कमान है, जिनके नाम मैं बता रहा हूँ। पूर्वी कमान कोलकाता, दूसरा पश्चिमी कमान चंडीगढ़, तीसरा दक्षिणी कमान पूना, चौथा उत्तरी कमान आधमपुर, पाँचवा केंद्रीय कमान लखनऊ, छठा दक्षिणी पश्चिमी कमान जयपुर, सातवां ट्रेनिंग कमान शिमला। ठीक है, फिर से ध्यान देंगे। पूर्वी कमान कलकत्ता, पश्चिमी कमान चंडीगढ़, दक्षिणी कमान पूना, उत्तरी कमान उधमपुर, केंद्रीय कमान लखनऊ, दक्षिणी पश्चिमी कमान जयपुर, ट्रेनिंग कमान शिमला। ठीक है, आगे चलते हैं कैडेट्स, ध्यान देंगे। सीनियर डिवीजन एनसीसी कैडेट किन किन पदाधिकारी को सम्मान गार्ड दे सकते हैं? आप लोग सभी एनसीसी कैडेट देखते होंगे आपके कॉलेज स्कूल में सम्मान गार्ड दिया जाता होगा राइफल से। ठीक है, .22 राइफल से, कभी इंसास राइफल से या एसएलआर राइफल से सम्मान। ऐसे एनसीसी में एसएलआर राइफल होते हैं जो एनसीसी कैंप में आप लोग को बताया गया होगा ट्रेनिंग के दौरान, उससे गार्ड दिया जाता है, सम्मान गार्ड। ठीक है, और .22 राइफल से स्कूल और कॉलेज में भी दिया जाता है। ठीक है, तो जानेंगे कि एनसीसी में सीनियर डिवीजन एनसीसी कैडेट किन किन पदाधिकारी को सम्मान गार्ड दे सकते हैं। ठीक है, तो जानते हैं कैडेट्स। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री को सम्मान गार्ड दे सकते हैं। साथ ही साथ राज्यों के राज्यपाल, उपराज्यपाल या मुख्य मुख्य अतिथि को दे सकते हैं। ठीक है, तीसरा रक्षा मंत्री, उप रक्षा मंत्री, प्रांतों के मुख्यमंत्री। ठीक है, सेना, वायुसेना व नौसेना के अध्यक्ष या रक्षा सचिव, सेना, वायुसेना व नौसेना के उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के चांसलर, एनसीसी के महानिदेशक। ठीक है, उसके बाद समारोह को संबोधित करने वाले वीआईपी। ठीक है, तो ध्यान देंगे किन किन को सम्मान गार्ड दे सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, उपराज्यपाल एवं मुख्य अतिथि, रक्षा मंत्री, उप रक्षा मंत्री, प्रांतों के मुख्यमंत्री, सेना, वायुसेना, नौसेना अध्यक्ष व रक्षा मंत्री, सेना, वायुसेना, नौसेना के उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के चांसलर, एनसीसी के महानिदेशक एवं समारोह को संबोधित करने वाले वीआईपी को सम्मान गार्ड दे सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कैडेट्स, ध्यान देंगे। आपदा प्रबंधन से आप लोग के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगला चैप्टर है आपदा प्रबंधन। ठीक है, तो आपदा क्या है, क्वेश्चन आएगा, आपदा क्या है?
तो प्राकृतिक अथवा मानव रहित घटनाएं जिनमें भारी जान माल की क्षति होती है आपदाएं कहलाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। आपदा क्या है? तो प्राकृतिक अथवा मानवकृत घटनाएं जिनमें भारी माल जाल की क्षति होती है आपदाएं कहलाती है। प्राकृतिक आपदा जीवन की हानि के साथ साथ संपत्ति को भी भारी हानि होती है। ठीक है, मतलब प्रत्येक आपदा में मानव जीवन की हानि के साथ साथ संपत्ति को भी भारी हानि होती है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या मानव रहित आपदा हो। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा आपदा कितने प्रकार के होते हैं? दो, प्राकृतिक आपदा है और मानवकृत आपदा है। ठीक है, एक और प्राकृतिक के अनुसार आपदाएं होती है और एक मानव द्वारा फैलाया गया आपदा होता है। ठीक है, तो आगे जानेंगे। ये दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक आपदाएं और मानवकृत आपदाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राकृतिक आपदाएं क्या है? क्वेश्चन आता है प्राकृतिक आपदाएं क्या है, तो जानेंगे। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप हो गया, चक्रवात, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, महासागरों में उत्पन्न भयंकर सुनामी की लहरें, ठीक है, इत्यादि। समझ गए? ये प्राकृतिक आपदा हैं जो प्रकृतिक के अनुसार ये अपने आप होता है। ठीक है, भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, महासागरों में उत्पन्न भयंकर सुनामी लहरें। ठीक है, आगे चलते हैं। मानवकृत आपदाएं क्या है? ठीक है, तो मानवकृत आपदाएं क्या है? बम विस्फोट, आतंकवादी हमले, युद्ध, ठीक है, बांध का टूटना, अकाल, महाबीमारी। ठीक है, समझ गए? ये क्या है? मानवकृत आपदाएं हैं। बांध पुल का भी टूटना मानवकृत आपदाएं हैं। बम विस्फोट, आतंकवादी हमले, युद्ध, बांध का टूटना, अकाल, महाबीमारी, बांध या पुल का टूटना भी मानवकृत आपदाएं हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, ध्यान देंगे। भूकंप के दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसे किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता है। ऐसे भूकंप के समय जरूरी जानने वाली सावधानी को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिसको बरतने से हम इस तरह की आपदाओं से खुद को बचा सकते हैं। ठीक है, तो भूकंप के दौरान सावधानी को क्या क्या चीज़ बरतनी चाहिए, तो जानेंगे। किसी मजबूत टेबल या ऐसे किसी फर्नीचर के नीचे पनाह ले या चले जाए। ठीक है, घर के किसी कोने में चले जाए। ऊंची इमारतों, बिजली के खंभे आदि से दूर रहे। अगर गाड़ी में हो तो गाड़ी को रोक ले या गाड़ी में बैठे रहे। ठीक है, तो ये भूकंप के दौरान क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए ये आप लोग को पता चल गया होगा। ठीक है, तो किसी मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे चले जाए, घर के किसी कोने में चले जाए, ऊंची इमारतें, बिजली के खंभे आदि से दूर रहे। अगर गाड़ी में है तो गाड़ी को रोक ले और गाड़ी में बैठे रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। भूकंप की विशेषताएं। ठीक है, पूछा जाएगा भूकंप की विशेषताएं क्या है, तो पृथ्वी के भूपटल में उत्पन्न तनाव का उसकी सतह पर अचानक मुक्त होने के कारण पृथ्वी का सतह का हिलना या कंपन होना भूकंप कहलाता है। ठीक है, भूकंप प्राकृतिक आपदाओं में से सबसे विनाशकारी विपदा है जिससे मानवीय जीवन की हानि हो सकती है। आमतौर पर भूकंप का प्रभाव अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में होता है। ठीक है, अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में होता है। तो क्या है भूकंप का विशेषताएं, इसी तरह से आप दे सकते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के भूपटल में उत्पन्न तनाव का उसकी सतह पर अचानक मुक्त होने के कारण पृथ्वी की सतह का हिलना या कंपन होना भूकंप कहलाता है। ठीक है, या बोला जा सकता है आपको भूकंप की परिभाषा दे। ठीक है, तो मानवीय जीवन की हानि हो सकती है। समझ गए? भूकंप प्राकृतिक आपदाओं में से सबसे विनाशकारी विपदा है जिससे मानवीय जीवन की हानि हो सकती है। आमतौर पर भूकंप का प्रभाव अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में होता है। ठीक है, आगे जानेंगे। प्राकृतिक खतरों के दौरान एनसीसी कैडेट की भूमिका क्या होती है? किस क्षेत्र में एनसीसी कैडेट प्रबंध में राज्य व्यवस्था की सहायता कर सकते हैं? ठीक है, प्रबंधन में, यानी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा प्राकृतिक खतरों के दौरान एनसीसी कैडेट क्या क्या सहायता कर सकते हैं। ठीक है, क्या भी भूमिका होती है, तो जानेंगे। प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, पहाड़ों का टूटना, बाढ़ की बड़ी दुर्घटना, महाबीमारी आदि के समय
कैडेट हालातों को समझ बूझकर वहाँ से जितने भी आदमी फंसे हुए हैं उनको निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना तथा राहत कार्य जैसे प्राथमिक उपचार, नर्सिंग का काम, ठीक है, एवं आवागमन के व्यवस्था को सही करना, रोड जाम हटाना, दवाइयाँ पहुँचाना और रोगी को सही ट्रीटमेंट कराने के लिए भेजना आदि के वितरण में प्रशासन की मदद करना। ठीक है, कहने का तात्पर्य है प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, पहाड़ों का टूटना, बाढ़, बड़ी दुर्घटना, महामारी आदि के समय कैडेट के हालात को समझ बूझकर वहाँ से जितने भी नागरिक हैं उनको सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने का काम करती है और उसमें प्राथमिक उपचार, नर्सिंग का कार्य जैसे रोड जाम, ये सब, और खान पान पहुँचाना, दवाइयाँ, कपड़े आदि वितरण करने में प्रशासन की मदद करते हैं। ठीक है, ये एनसीसी कैडेट के मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, तो आप लोगों को पूछा जाएगा एनसीसी कैडेट बाढ़ या प्राकृतिक खतरों के दौरान क्या क्या सहायता कर सकते हैं, समझ गए। और साथ ही साथ ये भी आपको पूछा जा सकता है कि और क्या क्या मदद कर सकते हैं, तो अफवाह को फैलाने से रोक सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। तो आगे चलते हैं, सामाजिक सेवा, सोशल सर्विस। ठीक है, इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक सेवा के उद्देश्य क्या है। तो कैडेट्स में निस्वार्थ भाव से रचनात्मक कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये सामाजिक सेवा के उद्देश्य हैं। कैडेट्स में निस्वार्थ भाव से रचनात्मक कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना, कैडेट्स में परस्पर सहयोग की भावना का वृद्धि करना, कैडेट्स को श्रम की प्रतिष्ठा की शिक्षा देना, कैडेट्स में सहवर्ग की भावना पैदा करना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आप सभी कैडेट समझ गए होंगे, सामाजिक सेवा मतलब एक जगह मिलजुल कर काम करना। ठीक है, किसी कैडेट्स सब मिलके एक साथ भावना पैदा करेंगे, सहवर्ग का, मेहनत करके प्रतिष्ठा शिक्षा देंगे, कैडेट्स में परस्पर सहयोग की भावना को वृद्धि करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। लाभ क्या है सामाजिक सेवा का, तो कैडेट्स में, ठीक है, कैडेट्स में मानव की भावना जागृत होती है। ठीक है, मातृत्व की भावना जागृत होती है। इम्पोर्टेंट है सामाजिक सेवा के उद्देश्य में लाभ क्या होता है, तो कैडेट्स में मातृत्व की भावना जागृत होती है, कैडेट्स में नेतृत्व में विकसित होता है। ठीक है, नेतृत्व के गुण में विकसित होता है। कैडेट्स में परोपकार, त्याग, उदारता और दया आदि उज्जवल भावनाओं का, ठीक है, प्रादीप होता है। ठीक है, कैडेट्स के हृदय में यानी मन में और साथ ही साथ हृदय में भी परोपकार, त्याग, उदारता और दया आदि उज्जवल भावनाओं का प्रदुभित होता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कैडेट के हृदय में परोपकार, त्याग, उदारता और दया आदि उज्जवल भावनाओं का भावना जगता है उनके दिलों में। ठीक है, आगे चलते हैं। कैडेट सामान्यतः निम्न सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। किन किन क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, क्वेश्चन आएगा तो जानेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैडेट, एनसीसी कैडेट सामाजिक क्रियाकलाप में किन किन क्रियाकलाप में भाग लेते हैं, रक्तदान, साक्षरता अभियान, दहेज निवारण अभियान, बीमारियों के विरुद्ध अभियान, श्रमदान, कैंप में मरीजों की देखभाल, ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल, वृक्षारोपण, प्राकृतिक आपदा में राहत कार्य। ठीक है, तो ये 9 पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है। रक्तदान, साक्षरता अभियान, दहेज निवारण अभियान, बीमारी के विरुद्ध अभियान, श्रमदान, कैंप में मरीजों की देखभाल, ट्रैफिक कंट्रोल, वृक्षारोपण, प्राकृतिक आपदा में राहत कार्य। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की सामाजिक समस्या क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जाएगा एनसीसी सी सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट एग्जाम में कि भारत की सामाजिक समस्या को बताएं। तो पहला क्या है, जातिवाद, भाषावाद, जनसंख्या में बढ़ोतरी, ठीक है, बेरोजगारी, असमानता, अशिक्षा, आतंकवाद, बाल श्रमिक, दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार, नशाखोरी, बाल विवाह, भ्रूण बालिका हत्या, बाल अपराध, ठीक है,
ये सभी सामाजिक समस्या है। समझ गए कैडेट्स? जातिवाद, भाषावाद, जनसंख्या में बढ़ोतरी, बेरोजगारी, असमानता, अशिक्षा, आतंकवाद, बाल श्रमिक, दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार, नशाखोरी, बाल विवाह, भ्रूण बालिका हत्या, बाल अपराध, ये सब सामाजिक समस्या हैं भारत के। ठीक है। एक और है निर्धनता। ठीक है। आगे जानेंगे ये सभी भारत की सामाजिक समस्या है। ठीक है। आगे जानेंगे HIV एड्स के कारण, मतलब HIV एड्स क्या है, इससे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एड्स का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं। ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है। द ह्यूमन HIV का, एड्स का फुल फॉर्म आपको पता चल गया। इक्यूमेनो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है। ये एड्स के फुल फॉर्म होते हैं। एड्स एक घातक बीमारी है जिससे HIV वायरस पैदा होता है। HIV का ह्यूमन इम्यूनी डिफिशिएंसी वायरस। ठीक है। ये HIV का फुल फॉर्म होता है। तो ये वायरस पैदा करता है। शरीर में HIV वायरस प्रवेश करने के बाद रोगी को बीमारी से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे समाप्त कर देता है। ठीक है। तो एड्स एक घातक बीमारी है जिससे HIV वायरस पैदा करता है। शरीर में HIV वायरस प्रवेश करने के बाद रोगी को बीमारियों से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे समाप्त कर देता है। ठीक है। एड्स के लक्षण क्या होते हैं? शुरू में कोई लक्षण प्रकट नहीं होता है, ध्यान देंगे। बाद में, ठीक है, बाद में किसी कारण से शरीर के वजन में कमी आना। ठीक है। बगैर कोई कारण के वजन में कमी आना, पसीना आना, गर्दन या जांघों के ग्रंथियों का सूज जाना, वही फूल जाना, सूज जाना या फूल जाना एक ही बात है। मुंह तथा जीभ पर सफ़ेद चकत्ते पड़ जाना। ठीक है। समझ गए? ये एड्स के लक्षण होते हैं। इसमें एड्स में कैडेट्स की क्या भूमिका होती है? तो एड्स रोग जागृति कुछ जागृति करना। ठीक है। रोग के फैलाने या बचाव के उपाय जनता को बताना। ठीक है। ये कैडेट्स की भूमिका होती है, एनसीसी कैडेट्स की। ठीक है। कि एड्स रोग को जागृति करना, एक एड्स रोग को जागृत मतलब सभी समाज में इसके बारे में सबको बताना कि एड्स रोग होता क्या है। ठीक है। रोग के फैलाने और बचाव के लिए जनता को बताना। ठीक है। उसके उपाय को जनता को बताना। ठीक है। कैडेट्स की भूमिका होती है। आगे जानते हैं कैंसर। कैंसर क्या है आपको बताया जाए, बोला जाएगा क्वेश्चन, कैंसर क्या है? तो कैंसर एक घातक जानलेवा बीमारी है। कैंसर से पीड़ित मरीज जल्दी ठीक नहीं होते हैं क्योंकि इस बीमारी के लक्षणों का पता देर से चलता है। ठीक है। शरीर में 100 से 1000 तक खराब सेल्स कोशिकाएं होती है। हर समय हमारे बॉडी में नए सेल्स पैदा होते हैं और पुराने खराब सेल्स समाप्त भी होते हैं। पर कैंसर होने पर लाल और सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है। और सेल्स की बढ़ोतरी कंट्रोल से बाहर हो जाती है जो कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक है। समझ गए? कैंसर एक घातक जानलेवा बीमारी है। कैंसर से पीड़ित मरीज जल्दी ठीक नहीं होते क्योंकि इस बीमारी के लक्षण का देर से पता चलता है। हमारे शरीर में 100 से 1000 तक सेल्स खराब सेल्स भी होते हैं और वो बॉडी में नए सेल्स हमेशा बनते भी रहते हैं और खराब सेल्स समाप्त भी होते रहते हैं। पर कैंसर होने पर लाल और सफ़ेद रक्त कोशिका का संतुलन बिगड़ जाता है और सेल्स की बढ़ोतरी कंट्रोल से बाहर हो जाती है जिससे कैंसर का रूप ले लिया जाता है। ठीक है। आगे जाते हैं कैंसर होने के कारण। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सी के एग्जाम में, बी के एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है। नशा का सेवन करने से, जैसे खैनी, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि, ठीक है, इससे कैंसर होते हैं। खान पान, जैसे ज़्यादा चर्बी वाले चीज़ें को खाने से, ज़्यादा नमक खाने से, जो खाना पचाने में ज़्यादा समय लेती है, उससे भी कैंसर होने की संभावना होती है। ठीक है। कैंसर के लक्षण। कैंसर के लक्षण क्या है? मुंह के अंदर हो, छाले होना। ठीक है। मुंह के अंदर छाले होना, मुंह का सिकुड़ना, पूरी तरह से मुंह का ना फूलना। ठीक है, ना खुलना, ये कैंसर के लक्षण होते हैं। मुंह के अंदर छाले होना, मुंह का सिकुड़ना, पूरी तरह से मुंह का ना खुलना। ठीक है। खाना खाने, चबाने, निगलने या हजम करने में परेशानी होना, कमर में हमेशा दर्द होना, खून की कमी की बीमारियाँ। ठीक है।
इससे भी खून की कमी की बीमारियां, एनीमिया से कैंसर का लक्षण होता है। ठीक है, ये सभी कैंसर के लक्षण है। मुंह के अंदर होने, मुंह के अंदर छाला होना, मुंह का सिकुड़ना, पूरी तरह से मुंह का नाक खुलना, खाना खाने, चबाने, निगलने या हजम करने में परेशानी होना, कमर में हमेशा दर्द होना, खून की कमी की बीमारियां, एनीमिया, ये सब कैंसर के लक्षण होते हैं। ठीक है, आगे का क्लास है लीडरशिप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लीडरशिप यानी नेतृत्व। ठीक है, जिसमें पूछा गया है कि अनुशासन की परिभाषा बताए। ठीक है, तो अनुशासन का अर्थ जानेंगे। अनुशासन का अर्थ अभ्यर्थियों के समूह में उचित व्यवस्था रखना है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ है अनुशासन, अर्थात अनु का अर्थ अनुकरण करना तथा शासन का अर्थ प्रबंध करना या प्रशासन से। ठीक है, मानसिक विकास का नियंत्रण, नैतिक या शारीरिक कृत्यों के नियंत्रण के विकास को ही अनुशासन कहते हैं। कहने का तात्पर्य यही है, मानसिक विकास का नियंत्रण, नैतिक एवं शारीरिक कृत्यों के नियंत्रण विकास को ही अनुशासन कहते हैं। ठीक है, कैरेट ध्यान से पूरा वीडियो देखें और ध्यान से सुने। ठीक है, आगे चलते हैं। नेतृत्व की परिभाषा बताएं। नेतृत्व परिभाषा क्या है? नेतृत्व कमांडर की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा वह किसी सैनिक टुकड़ी का उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु हर प्रकार की परिस्थितियों में नेतृत्व करता है। ठीक है, तो नेतृत्व परिभाषा यही है कि नेतृत्व कमांडर की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह किसी सैनिक टुकड़ी का उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु हर प्रकार की परिस्थितियों में नेतृत्व करना है नेतृत्व कहलाता है। मतलब किसी भी परिस्थिति में सैन्य टुकड़ी को वो संभाल सकता है किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, तो उसे नेतृत्व करते हैं। ठीक है, नेतृत्व के दो प्रकार है, ऑटोक्रेटिव और डेमोक्रेटिव। ये नेतृत्व के दो प्रकार होते हैं। आगे जानते हैं प्रभावी नेतृत्व के सिद्धांत। ये नेतृत्व सिद्धांत क्या है? अपने कार्य को अच्छे तरह से जनता वो को सक्षम होना। ठीक है, अपने कार्य को अच्छी तरह से जानना व समझना होता है। ठीक है, नेतृत्व, ये प्रभावी नेतृत्व के सिद्धांत होते हैं। तो अपने कार्य को अच्छी तरह से जानना व सक्षम होना। ठीक है, आगे चलते हैं। आदर्श प्रस्तुत करना, अपने क्षमताओं का ज्ञान और उनमें सुधार करना। ठीक है, आगे अपने आपको अच्छे से जानना और अपने कल्याण की भावना को दर्शाना। ठीक है, आगे चलते हैं। अधिनियमों में टीम में भावना का विकास करना। ठीक है, ये प्रभावी नेतृत्व सिद्धांत है। अपने कार्य को अच्छी तरह से जानना व समझना, अपने अपने में ज्ञान का सुधार करना, आदर्श का प्रस्तुत करना। ठीक है, अधिनियमों में टीम भावना का विकास करना और अपने आप को जानना और अपने आप कल्याण की भावना पैदा करना। ठीक है, ये प्रभावी नेतृत्व के सिद्धांत होते हैं। आगे चलते हैं। नेतृत्व किन्हीं 10 अच्छाइयों के बारे में बताएं। नेतृत्व यानी लीडरशिप। आप लोग सभी ये भी ध्यान दीजिएगा, कैडेट्स की बहुत सारे कैडेट्स का सवाल होता है कि हमारे एनसीसी में सीनियर जो बनते हैं उनमें क्या क्या गुण होना चाहिए। तो सेम चीज़ है, नेतृत्व यानी लीडरशिप उसी को कहा जाता है जो आप लोग को कंट्रोल करता है, नेतृत्व करता है। तो आपके एनसीसी ऑफिस के सीनियर भी आप लोग का नेतृत्व ही करते हैं। वो आपको जैसे पढ़ाएंगे, बताएंगे, सिखाएंगे, वैसे ही आप लोग भी जानेंगे। तो उनके अंदर भी ये गुण होंगे तभी वो सीनियर होंगे। ठीक है, आगे चलते जानते हैं। पहला क्या है? आचरण। ध्यान से देखेंगे कैरेट, अगर साफ साफ दिखाई नहीं दे तो मेरी आवाज़ को सुनकर अगर नोट करना होगा तो नोट कर लेंगे। ठीक है, आते नेतृत्व के किन्हीं 10 अच्छाइयों के बारे में लिखे, या नेतृत्व किन्हीं 10 गुण को बताए, या नेता किन्हीं 10, बात एक ही है। ठीक है, जानेंगे छवि, छवि या आचरण। ठीक है, दूसरा साहस, तीसरा निर्णायकता, चौथा उत्साह, पांचवा नेतृत्व करना, छठा सत्यनिष्ठा, सातवां न्याय, आठवां सहनशीलता, नौवां विश्वसनीयता, दसवां निर्णय लेना। ठीक है, ये नेतृत्व के 10 गुण होते हैं। छवि आचरण अच्छा होना चाहिए, साहस होना चाहिए, ठीक है, निर्णायकता होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, नेतृत्व करना, छठा सत्यनिष्ठा, हमेशा सच बोलना, सातवां न्याय, आठवां सहनशीलता, नौवां विश्वसनीयता, दसवां निर्णय लेना।
ठीक है, आगे चलते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नेता के 10 गुण या नेतृत्व के 10 गुण। नागरिकता की परिभाषा बताएं। अब जानेंगे नागरिकता की परिभाषा क्या होती है। नागरिकता नागरिकों के जीवन की वह दशा है जिसमें व्यक्ति को किसी राज्य का सदस्य होने के नाते सामाजिक एवं राजनीतिक दोनों प्रकार के अधिकारों के उपयोग का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, तो नागरिकता की परिभाषा क्या होगा। नागरिकता नागरिकों के जीवन की वह शाखा है या दशा है जिसमें व्यक्ति को किसी राज्य का सदस्य होने के नाते सामाजिक व राजनीतिक दोनों प्रकार के अधिकारों के उपयोग का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, उसे नागरिकता कहते हैं। तो एक आदर्श नागरिक के गुण क्या क्या होते हैं, सेम वही चीज़ है। एक आदर्श नागरिक के गुण देखेंगे 10। बुद्धि, आत्मसंयम, जागरूकता, उत्तम स्वास्थ्य, सुशिक्षा, निस्वार्थ होना, देशभक्ति, ठीक है, मताधिकार का उचित प्रयोग, मितव्ययिता यानी झूठ नहीं बोलना, एवं कर्तव्यनिष्ठा या कर्तव्यपरायणता। ठीक है, प्राणीयता। ठीक है, बुद्धि, आत्मसंयम, जागरूकता, उत्तम स्वास्थ्य, सुशिक्षा, निस्वार्थ होना, देशभक्ति, मताधिकार का उचित प्रयोग, मितव्ययिता और कर्तव्यपरायणता। ठीक है, या कर्तव्यनिष्ठा। आगे चलते हैं। अच्छे नागरिक के कर्तव्य के बारे में बताएं। तो अच्छे नागरिक के कर्तव्य के बारे में जानेंगे। एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य होता है संविधान एवं उसके आदर्श, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत व राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, देश की रक्षा करना तथा आह्वान करने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा से दूर रहना, देश की साक्षी संस्कृति का सम्मान और उसका संरक्षण करना, भारत की एकता, संप्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखना। ठीक है, ये एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य होता है। ठीक है, आगे चलते कैरियर्स। नागरिक के अधिकार क्या है, तो आप लोग जानेंगे नागरिक के अधिकार क्या है। जैसे बोलते हैं ना, नागरिक के कौन कौन सा अधिकार है, तो जानेंगे। भारतीय अधिकार वह मांग है जिससे समाज स्वीकार करता है और देश लागू करता है। ठीक है, अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और देश लागू करता है। भारतीय नागरिक के निम्न मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार जानेंगे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिनियम। ठीक है, ये अधिकार होता है। तो समानता का अधिकार किस में है, अनुच्छेद 14 से 18 में। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में, संस्कृत तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। ठीक है, तो ये सभी नागरिक के मौलिक अधिकार होते हैं, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार होते हैं। ठीक है, आगे जानते हैं नेता व मालिक में अंतर क्या है। ठीक है, तो आप लोग को क्वेश्चन आएगा नेता और मालिक में अंतर क्या है। तो नेता अधीन अपने अधीनस्थों को, ठीक है, मतलब नेता अपने से जो उनके अंदर में जो रहते हैं उन्हें हम से संबोधित करता है, और जबकि मालिक मैं कहकर संबोधित करता है। ठीक है, नेता किसी का उद्देश्य या अपेक्षित बताकर अपने लोगों से कार्य लेता है, जबकि मालिक उद्देश्य को नहीं बताता है। ठीक है, कार्य के बिगड़ जाने पर उसकी जिम्मेदारी नेता लेता है, जबकि मालिक अपने, ठीक है, अधीनों को जिम्मेदार मानता है। कहने का तो नेता अपने अधीन में जिसको रखता है उसे हम से संबोधित करता है, जबकि मालिक मैं कहकर संबोधित करता है। ठीक है, नेता किसी उद्देश्य या अपेक्षित बताकर अपने लोगों से कार्य लेता है, जबकि मालिक उद्देश्य को नहीं बताता है। कार्य के बिगड़ जाने पर उसकी जिम्मेदारी नेता लेता है, जबकि मालिक अपने जो अधीन होता है उसको जिम्मेदार मानता है। नेता राष्ट्रहित का ध्यान रख के कार्य करता है, जबकि मालिक अपने हित के लिए कार्य करवाता है। ठीक है, नेता राष्ट्रहित का ध्यान रखकर कार्य कराता है, जबकि मालिक अपने हित के लिए कार्य करवाता है। ठीक है, तो ये नेता और मालिक में अंतर है। ठीक है, ध्यान देंगे सभी कैरियर्स। आगे का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रेरणा क्या है। प्रेरणा व्यक्ति की वह अंतर्निहित शक्ति है जो व्यक्ति को क्रिया करने की प्रेरणा देता है। ठीक है, व्यवहार से ही प्रेरणा का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार में उद्देश्य की दशा निर्धारित कर देती है।
ठीक है, जिसको हम मोटिवेशन भी कहते हैं। प्रेरणा, प्रेरणा व्यक्ति की वह अंतर्निहित शक्ति है जो व्यक्ति को क्रिया करने की प्रेरणा देती है। व्यवहार से ही प्रेरणा का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार में उद्देश्य की दशा निर्धारित कर देती है, ठीक है, या करती है, प्रेरणा कराता है। आगे जानते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के किन्हीं 5 प्रमुख नदियों के नाम बताएं। तो 5 प्रमुख नाम बताएंगे, गंगा, यमुना, सतलज, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। ठीक है, तो भारत की किन्हीं 5 प्रमुख नदियाँ, गंगा, यमुना, सतलज, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। ठीक है, आगे जानते हैं, भारत के किन्हीं 5 प्रमुख पहाड़ों के नाम बताएं। तो 5 पहाड़ों के नाम क्या है? हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी, महेंद्रगिरी। ठीक है, तो ये 5 पहाड़ी के नाम है। ठीक है, हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी, महेंद्रगिरी। ठीक है, ये 5 पहाड़ी के नाम है, भारत के प्रमुख 5 पहाड़ी। आगे जानेंगे भारत के 5 प्रमुख नृत्य के बारे में। तो कथकली, मोहिनीअट्टम ये केरल के प्रमुख नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुच्चू कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, बिहू असम, गरबा गुजरात। ठीक है, ये भारत के 5 प्रमुख नृत्य हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रदूषण से कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानेंगे। ठीक है कैडेट्स, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के बारे में बताएं। तो प्रदूषण क्या है उसके बारे में जानेंगे। पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष जो मानव जीवन या उसके रहन सहन तथा अन्य जीवों को कुप्रभाव डालते हैं, प्रदूषण कहलाते हैं। ठीक है, पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को जो मानव जीवन, उसके रहन सहन तथा अन्य जीवों पर कुप्रभाव डालते हैं, प्रदूषण कहलाते हैं। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन आएगा 4 प्रकार। कौन कौन? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। ठीक है, ये प्रदूषण के प्रकार होते हैं। ठीक है, आगे जानेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में बताएं। तो ग्रीन हाउस क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव एक हरित गृह प्रवाह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी गृह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैस वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन आदि शामिल होते हैं। यदि ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो शायद पृथ्वी का जीवन बहुत ही कम होता, क्योंकि जब पृथ्वी का औसत तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होता, ना कि वर्तमान 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में है कि अगर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो क्या होता। तो ग्रीन हाउस प्रभाव एक हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी गृह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ और वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत बनाने में मदद करती है। इस ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन आदि शामिल है। यदि ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो शायद ही पृथ्वी पर जीवन होता। ठीक है, क्योंकि जब पृथ्वी का औसत तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होता, ना कि वर्तमान 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आप सभी कैडेट्स वीडियो को पूरा जरूर देखें और ध्यान से सुने। आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ। हमारे एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने तीनों क्लास आपको करा दिया। मैंने तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने जितने भी एनसीसी का क्लास कराया है, एनसीसी रैंक की पूरी जानकारी, एनसीसी फ्लैग की पूरी जानकारी, एनसीसी सॉन्ग और एम ऑफ एनसीसी, मोटो ऑफ एनसीसी, एनसीसी सॉन्ग की स्थापना, ठीक, एनसीसी कैडेट के लिए शपथ, सभी जानकारी मैंने वीडियो में दे रखी है, तो आप सभी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो सभी एनसीसी कैडेट के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। आप सभी कैडेट्स अच्छे नंबर से पास हो और मैं ऐसे ही न्यू वीडियो जब लाऊं तो आप लोग सबसे पहले पहुंच सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय एनसीसी। थैंक यू।